स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की मौत का गुनहगार अभी भी पुलिस के शिकंजे से बाहर है। तमाम पुलिस की टीमें विकास दुबे की तलाश में लगी हैं, लेकिन कानपुर कांड के 32 से ज्यादा घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अब हाथ खाली क्यों हैं, ये अपने आप में सवाल है। विकास दुबे को जमीन निकल गई या फिर आसमान खा गया? कहीं मुठभेड़ से पहले ही विकास दुबे फरार तो नहीं हो गया था? तमाम सवालों के बाद भी एक बात जानना बेहद जरूरी है, इस शूटआउट से पहले की कहानी क्या है, कैसे अपराध का विकास हुआ, कैसे सियासी कनेक्शन जुड़ा, वो जानना बेहद जरूरी है। जब आप पन्ने पलटेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कहानी खौफनाक है। इसे जानने की कोशिश करेंगे आज अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए। आज कानपुर शूटआउट की असल कहानी आखिर क्या है। हमारे साथ R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजेश राय जी, पूर्व IPS, गगन मिश्रा संवाददाता मुख्यमंत्री आवास से हमारे साथ लाइव हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अमिताभ जी के पास हम सीधे चल रहे हैं। अमिताभ जी, 30-32 घंटे से ज्यादा का वक्त पुलिस के हाथ खाली, इन सब के बीच विकास तक की कहानी। देखिए, इसमें 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जी, और वहीं से हमको समझना पड़ेगा कि ये घटना घटी तो इसमें चूक कहां हुई। जब ये मुठभेड़ हुई जिसमें हमारी फोर्स के 8 जवान शहीद हुए, उस मुठभेड़ से 2 दिन पहले जिस शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर मुठभेड़ का दबिश देने पुलिस गई थी, राहुल जी, उसके साथ इसी विकास दुबे ने मारपीट की, उसको मारा पीटा। जब थाना प्रभारी वहां पहुंचे, विनय कुमार क्या नाम है उनका, तो लोग बताते हैं उनको भी मारा, और मारा ही नहीं, उनका मोबाइल भी छीन लिया और कहा यहां से निकल लो। जब इतनी घटना घट गई थी, ये छोटी घटना तो है नहीं कि थाना इंचार्ज को सरे राह खड़ा करके मारा जाए और उसका मोबाइल छीन के कहा जाए दफा हो जाओ, और वो आके चुपचाप बैठ जाए, ना खुद कुछ करे, ना चर्चा करे, ना उच्चाधिकारियों को बताए। तब तो यही होना था जो हुआ। ये बड़ा सवाल है, और जो लोग पुलिस के ऑपरेशंस की गंभीरता को समझते हैं वो मेरी इस चिंता से सहमत होंगे। वहां से पता लगता है कि इस आदमी का खौफ पुलिस पर कितना था। थाना इंचार्ज पिटने में अपने को गौरवान्वित महसूस करता था, पिट के भी आहा नहीं भरता था। 2 दिन पहले की घटना है, 10 साल पहले की नहीं। एक सवाल मेरे संज्ञान में और भी आया है। उस सर्किल की पुलिस ने SSP कानपुर से विकास के यहां दबिश डालने के लिए PAC की मांग की थी, यह मेरी जानकारी में बात आई जी। मुझे बताया गया कि SSP ने कहा कि PAC की जरूरत नहीं, 4 थानों की फोर्स भेज देंगे, इसी को लेकर जाओ और उसको पकड़ लाओ। अगर यह बात सच है कि SSP ने PAC को देने की रिक्वेस्ट को टर्न डाउन किया, तो SSP कानपुर के पार्ट पर यह बहुत बड़ी गलती है। यहां से भी हमको समझना पड़ेगा। और एक तीसरा महत्वपूर्ण मसला, उस इलाके के लोगों को पता है, एक दौर में BSP के उस दौर के 2 सिटिंग MLA थाने में धरने पर बैठे थे पूरे दिन विकास दुबे के समर्थन में, और कहा था इसका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, नहीं हम लोग प्राण त्याग देंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा राष्ट्रभक्त है, इसका एनकाउंटर ठीक नहीं। उनमें से 2 विधायक में एक शायद भाजपा में चले गए, एक किसी दूसरी पार्टी में चले गए, कांग्रेस में या किसी में, कांग्रेस में। सपा की एक MLC की सरपरस्ती इसको हासिल है, चर्चा है पूरे प्रदेश में। भाजपा के 2, एक पूर्व सांसद, एक वर्तमान सांसद की सरपरस्ती हासिल थी, चर्चा है। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सब तो शामिल है। इसलिए तो इंस्पेक्टर पिट जाता है चुपचाप।
इसीलिए इंस्पेक्टर मार में भी उफ नहीं करता। यहां से हमको समझना पड़ेगा कि ये घटना कैसे घट गई, इतना मनभड़ अपराधी कैसे हो गया। मैं प्रभात त्रिपाठी के पास चलूंगा। प्रभात जी, आपने तो बहुत सारे ऐसे कांड देखे, मुझे बताइए, हम लोगों ने देखा बड़े बड़े अपराधियों को, नक्सलियों को छोड़ दीजिए, आतंकियों को, जो अपराधी हैं, बड़े बड़े अपराधी उत्तर प्रदेश में देखे 31 साल में, वो इतना तंत्र तो रखते हैं कि थाना उनको बता दे कि दबिश होने वाली है, वो दबिश से पहले सुरक्षित स्थान पर पलायन कर जाते हैं। दबिश की टाइमिंग लेने के बाद मोर्चा खोलने की तैयारी कर लेना, यह तो मैंने विकास के ही मामले में देखा। जब 24 घंटे पहले इंस्पेक्टर को पीटा था विकास ने, मोबाइल छीन लिया था, शिकायतकर्ता को मारा था, जिसके बाद वो रोता चिल्लाता एसएसपी के पास गया, तब पुलिस को समझ में क्यों नहीं आया? देखिए अमिताभ जी, जी लगभग 4 दशक से ज्यादा पत्रकारिता आपकी हो गई, मैं भी 3 दशक से पत्रकारिता कर रहा हूं। आपको याद होगा चुरखी कांड एक जालौन में हुआ था। उससे भी बीभत्स कांड ये एक अपराधी ने, वो तो डकैतों ने अंजाम दिया था और ये अपराधी ने दिया। और निश्चित तौर पे पुलिस के साथ जो गठजोड़ था इसका, और पूर्व एक आईपीएस के साथ इसके रिश्ते जो पहले कानपुर में रहे उनसे इनके बड़े अच्छे थे। और इस तरीके के जो दबंग अपराधी होते हैं वो अपने क्षेत्र के आसपास एक ऐसा माहौल बना लेते हैं कि कोई बोलने की हिमाकत नहीं करता है। तो मुझे तो लगता है कि ये विकास जो है वहीं आसपास किसी क्षेत्र में किसी बंकर में छिपा हुआ है और पुलिस को उस बंकर से निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो गठजोड़ पुलिस का और अपराधी अब ज्यादा बढ़ गया है। पॉलिटिकल पार्टीज का जो प्रभाव अपराधियों के साथ है, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो सकता है वो किसी विधायक क्या, किसी सांसद क्या, किसी मंत्री क्या इस समय बैठा हो और उसको लोग संरक्षण दे रहे हो। आखिर पुलिस 35 घंटे तक उसको अभी तक ढूंढ क्यों नहीं निकाल पाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई घटना हो गई, घटना के बाद अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी जो पुलिस है वो पूरी अपराधियों पे अंकुश लगाए हुए है, तो ये सवाल प्रदेश के अंदर खड़ा हुआ है कि 35 घंटे के अंदर हो गए हैं और एक विकास दुबे जो है अभी तक पुलिस के चुंगल से फरार है। कहां चला गया? क्या जमीन उसको निकल गई क्या, या नेपाल निकल गया, या भिंड निकल गया, इटावा निकल गया, या चंबल में कूद गया, डकैत बन गया? प्रभात भाई आएंगे आपके पास। मैं एक बार गगन मिश्रा से ताजा अपडेट ले लूं, फिर राजेश राय जी से समझूंगा। गगन, मेरे दिमाग में यही बात बार बार कौंध रही है, थाना प्रभारी चौबेपुर वो 48 घंटा पहले अपना सम्मान समारोह कराए विकास दुबे के हाथ, मार खाए सार्वजनिक रूप से और मोबाइल छिनवाए और कहा भाग जाओ, निकल जाओ यहां से। उसके बाद ना उन्होंने चर्चा की अधिकारियों से, ना उन्होंने खुद इसको सबक सिखाने की सोची। वो तो जब वो राहुल तिवारी भी मार खाके एसएसपी के यहां गया, रोया चिल्लाया, तो कप्तान ने कहा एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन पे उन्होंने कहा भाई इसका मुकदमा लिखो और गिरफ्तारी करो, तब की कहानी है। यानी हालात इतने खराब थे कि विकास दुबे सरे राह थाना इंचार्ज और दरोगाओं को पीट देता था। पुलिस कर क्या रही थी? देखिए बिल्कुल अमिताभ जी, जब राहुल तिवारी से अनबन हुई विकास दुबे की, उसके बाद सुलह कराने पहुंचे थे विनय तिवारी जो चौबेपुर के एसओ थे, और सुलह कराना उनका उल्टा पड़ गया। और बल्कि जो राहुल तिवारी की खुन्नस थी विकास दुबे ने वो दरोगा साहब पे उतार दी। दरोगा साहब की हिमाकत भी इतनी थी कि उन्होंने मार खा के वापस थाने आ गए। उन्होंने अपने किसी अधिकारी को वो जानकारी नहीं दी। जानकारी जब बाकी अधिकारियों को बाकी किसी कर्मचारी ने दी, तब ये डिप्टी एसपी की जानकारी में पूरा मामला आया। उसके बाद उन्होंने इस तरह से चार्ज देना की कवायद की। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से विकास दुबे लगातार पुलिस अधिकारियों के साथ उसका मेल मिलाप था, उनसे उनके घर पे बैठना था, पुलिस वाले उनके घर पे बैठकी करने आते थे, और लगातार उसकी जो जितनी भी मुखबरी होती थी वो किसी अन्य के अलावा पुलिस के अधिकारी मुखबरी करते थे। तो वो साफ तौर पे दिख रहा है कि यूपी में जो कहावत कहने आई है कि सियासत, अपराधी और पुलिस की गठजोड़ ऐसा ही है कि यहाँ पर अगर
पुलिस को अगर कोई मारता है तो अपने दरबार में दूध को मारने जैसा होता है। यही विकास दुबे का है कि पुलिस को वो अपने साथ मिलाता था। हाँ, ये जरूर है कि पुलिस में दबदबा था, पुलिस उससे डरती थी, खासकर चौबेपुर की पुलिस। अमिताभ सर, आपने एक देखा होगा कि जब उसकी पूरी क्राइम हिस्ट्री यूपी पुलिस के द्वारा जारी की गई तो उसमें 2006 के बाद 2015 में मुकदमा दर्ज हुआ, यानी कि 2007 से 2012 के बीच में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं था। यानी कि उसका रसूख इस कदर था सियासत में, खासकर बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, कि उसके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जिसके खिलाफ 70 मुकदमे दर्ज हों और 5 साल में एक भी मुकदमा दर्ज ना हो तो उसकी सियासत रसूख काफी मायने रखती है। दूसरी बात अमिताभ सर, जो अपडेट हम बता दें कि हम अभी कुछ देर पहले डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने आए थे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से साफ तौर पे कहा था मुझे कल की पूरी स्टेटस रिपोर्ट शाम तक चाहिए। तो डीजीपी शाम को देर से आए थे, इसके चलते आज सुबह ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को तलब किया, पूरी रिपोर्ट सौंपी है। और माना जा रहा है कि पूरे प्रदेश में कई जिलों में, खासकर कुछ चिन्हित जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पे यह अंदेशा जताया गया है कि कहीं विकास दुबे एनकाउंटर के डर से अपने आप को सरेंडर न कर दे। हालांकि वो किस जगह भागा है, कहां भागा है, 22 टीमें उत्तर प्रदेश की लगभग हर जिले की पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कुछ उसको नहीं पता चल पाया है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि जो उसकी पुलिस की बीच में पैठ थी, जिसका दबाव था, जो जलजला था, वो अब देखने को मिल रहा है कि उसको हर पल की खबर हो, ऐसे गुरेज नहीं कर सकते। उसको हर जानकारी होगी कि अब उसके खिलाफ क्या क्या हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है। हालांकि लगभग जिन पे शक है उनके मोबाइल सर्विलांस पे हैं। जी ठीक है गगन, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि डीजीपी ने चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन स्थिति बड़ी खराब है। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, जिसमें टॉप अधिकारियों से लेके आईपीएस अधिकारियों से लेके सिपाही तक शामिल है, 10,000 की फौज विकास को ढूंढ रही है। ये चीज अच्छी नहीं है। अब तक तो लटका दिया जाना चाहिए था। राजेश राय जी, दो बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। विकास नाम के इस अपराधी को यह प्रिविलेज हासिल था लंबे समय से, लगभग 1.5-2 दशक से, कि चाहे जिस पुलिस अधिकारी को चाय पिलाए, चाहे जिस पुलिस अधिकारी को कंटाप मार दे, न चाय पीने वाला मना कर सकता था चाय पीने से, न कंटाप खाने वाला मना कर सकता था कि भैया मारो मत। ऐसा विशेषाधिकार तो मैंने बहुत रेयर किसी का देखा भाई। और वो लोग बहुत बड़े अपराधी हैं फिर, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों के लोग हैं। ये तो चौबेपुर, घाटमपुर, अकबरपुर के बीच में इतना बड़ा आदमी हो गया कि भाई आज इंस्पेक्टर को मारने का मन है तो बुलाया, 4 कंटाप मार दिए, बोले भग जाओ। बोले आज डिप्टी एसपी को चाय पिलाएंगे तो बुला लिया, बोले आ जाओ घर पे चाय पियो। क्या वहां के थाने यही चला रहा था? अमिताभ जी, जो स्थितियां आप बता रहे हैं या जो स्थितियां छन करके निकल करके आई हैं सामने जी, उसके हिसाब से एक बात तो ये बहुत स्पष्ट थी कि थाने पर इसका पूरा का पूरा वर्चस्व था और जो एसओ थे वो बिल्कुल इसकी जेब में थे, और इतना जेब में थे। अरे भाई, जेब वाले को मारते तो नहीं है ना, मार तो कोई पुलिस वाला नहीं खाता। सिगरेट टिगरेट ला देगा, चाय बना देगा, आपके पांव दबा देगा, पांव छू लेगा, लेकिन मार तो नहीं खाता ना, कि मार भी खाने लगे अब। जब वो जेब में है तो जेब में हाथ डाल करके वो दोनों हाथ से मसल भी सकते हैं उसको। उन्होंने किया यही। मेरी जानकारी है, जो मुझे अब तक जो है वो विभिन्न स्रोतों से खबर मिली है अमिताभ जी, उसके हिसाब से मुझे मालूम पड़ा कि ये इनके साथ एक बार पहले भी वो अभद्रता कर चुके थे विकास दुबे जी, और इसलिए उन्होंने राहुल तिवारी के माध्यम से एक गलत रिपोर्ट, फर्जी रिपोर्ट 307 की लिखवाई थी इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए, विकास दुबे के ऊपर। और ये उसके बारे में दबिश देने के लिए उसको राहुल तिवारी को लेकर के गए थे। ये हमको कहीं से जो खबरें मिली, हो सकता है ये गलत होगी, अपुष्ट है, ये हो सकता है डीजी साहब की रिपोर्ट में ना हो, लेकिन ये खबर लगी कि वो उसके बारे में गए थे वहां पर दबिश देने के लिए। और एसओ ने उसको विकास दुबे ने राहुल को भी मारा और एसओ को भी मारा प्रेम से, कायदे से। और जो मैं कल से इस बात को चिल्ला रहा हूं कि ये घटना केवल एक गिरफ्तारी की नहीं है, ये घटना इस बात की है जो इतने हल्ले मचाए जा रहे हैं कि पुलिस के इतने असलाह लूट लिए, वो ले लिया। जो मुझे पहले इंफॉर्मेशन मिली थी आपके ही माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, या जो मोबाइल पे हमारे प्रेस के भाई लोग हैं,
उससे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जब ये गए थे पुलिस के साथ में तो इनको भी मारा और इनकी भी रिवॉल्वर पिस्टल उस समय जो इनके पास असला थे वो रखवा लिए जी। और ये किसी तरीके से उसके पांव पकड़ करके और उसको राहुल तिवारी को बचा करके अपनी जान की भीख मांग करके उसको राहुल को बचा करके वहां से निकल के आए। अब आप इस बात को समझिए, मतलब जो है आप पुलिस में नहीं है लेकिन पुलिस में है जी। आप इस बात को समझिए कि अगर दरोगा जी की केवल मोबाइल वहां पर गायब हुई होती और दरोगा जी केवल पिट के चले आए होते तो दरोगा जी किसी से जिक्र भी नहीं खाते, जुम्बिश भी नहीं खाते, चुपचाप बैठ जाते और जाकर के रात को पी के सो जाते, जो करना होता करते, कोई खबर नहीं करते जी। लेकिन जहां तक मुझे ये लगता है जब पुलिस ऑफिसर कि जो सरकारी असलाह उनसे जो है छीने गए थे उसको वो नहीं बचा पाए जी। उसके बारे में वो ये नहीं कह सकते थे कि छूट गया, गिर गया, खो गया, कहीं गया। वो बात जब उन्होंने अपने अधिकारियों को बताई है होगी तो उसके बाद जो है स्थिति इस बात की जो गंभीरता है वो गंभीरता उस बात से बनी कि उनके असलाह छीन लिए गए। इस पे ये तामझाम की बात हुई कि फोर्स लेके जाएंगे, उन्होंने एसएसपी से फोर्स मांगा, एसएसपी ने कहा भाई तो अपने लेवल पे कर लो, हम पीएससी नहीं देंगे, जो भी हुआ। लेकिन ये जो उसके पीछे ये छोटा सा कारण नहीं हो सकता, कारण बहुत बड़ा है। एसओ की पिटाई कहीं पर कोई कर दे, मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा जिला उसके ऊपर टूट पड़ना चाहिए, लेकिन अगर एसओ पिटने लायक है तो वो पिट करके आकर के चुपचाप धीरे से जिसे कहते हैं नपिया के पड़ जाएगा। किसी जब भी वही किया भैया, वही किया। ठीक है राजेश भाई, आएंगे आपके पास, आपसे समझेंगे, आप पुलिस महकमे में बड़े अधिकारी रहे हैं। मैं प्रभात त्रिपाठी के पास एक बार चलूंगा। प्रभात जी, उस घटना की सारी रिपोर्ट में देख रहा हूं, औपचारिक रिपोर्ट्स भी देख रहा हूं, अनौपचारिक सूत्रों की जानकारी भी देख रहा हूं। कल जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऑफिशियल रिलीज जारी की उसको भी मैंने बहुत गंभीरता से पढ़ा। बार बार एक बात कही जा रही है, अंधेरा बहुत था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस का वर्जन है रात में अंधेरा था, इसमें तो कोई खबर नहीं, स्वाभाविक रात में उजाला नहीं होगा, अंधेरे होगा। ठीक, वो लोग ऊपर थे, ठीक है। मैं एक बहुत सामान्य सवाल पूछना चाहता हूं, जब रात का समय दबिश के लिए चुना जाता है तो बड़ी टार्च, छोटा जेनसेट, हॉलोजन लाइट्स जेनसेट से कनेक्ट करिए और पेड़ पर टांग दीजिए, इसकी व्यवस्था होती है जहां तक मेरी जानकारी है। अंधेरे में लड़ने तो नहीं जाते, कुछ संजय तो है नहीं महाभारत के कि दिव्य दृष्टि प्राप्त है एसपी को, सीओ को। अब इसका रोना क्यों रोया जा रहा है कि अंधेरा था, अंधेरे के चलते हम मारे गए? ये कोई गुप्त बात थी कि रात में दबिश देने जा रहे हो, 12:30 बजे उजाला मिलेगा क्या? देखिए अमिताभ जी, रात में अंधेरा तो होगा अमिताभ जी। पुलिस की जो थ्योरी बनाई जाती है, देखिए घटना स्थल पे कोई नहीं था, पुलिस ने जो ये थ्योरी बनाई है, थ्योरी जो बाद में घटना के बाद थ्योरी गठित की जाती है पुलिस का। देखिए पुलिस का एक क्या है, इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस सही ढंग से करे और दिशा उसकी सही हो तो अपराधी अभी तक मारा जाता, पकड़ा जाता। लेकिन पुलिस अपनों को बचाने के चक्कर में जो थ्योरी गढ़ती है वो थ्योरी किसी के समझ में नहीं आती है। अमिताभ जी आपके भी समझ में नहीं आ रही है। नहीं आ रही। रात के अंधेरे में मुझे याद है, मैंने एक वाकया देखा है, मेरे फादर भी पुलिस में थे। 82 में गुलौली में मुस्लिम डकैत से वाजपेयी जालौन के एसएसपी थे, पूरे जालौन से सर्च लाइट निकलवाई गई और रात में सर्च लाइट लेके तब वहां दबिश दी गई और इनकाउंटर हुआ। तो कोई भी अगर पुलिस वाला दबिश देने जा रहा है तो बिना अंधेरे में, बिना लाइट के, बिना उसके वो नहीं जाएगा। और ये जो पूरी थ्योरी बनाई जा रही है कि किस तरीके, मैं तो कहता हूं अमिताभ जी इसकी जांच बड़े लेवल पे होनी चाहिए। जिस तरह ये पुलिस वालों को भेजा गया वहां पे, और पुलिस का जो खबरी, जिस खबरी ने पुलिस को खबर दी थी, उसी खबरी ने पुलिस वहां अपराधी को खबर दे दी कि पुलिस के इतने लोग आ रहे हैं और उनके पास ये साजो सामान है। तो जिस तरह नृशंस हत्या की गई है इन 8 लोगों की, और इन 8 लोगों की हत्या पुलिस के विभाग के ही लोगों द्वारा मुखबरी करके ही हत्या करवाई गई है। मैं सीधे सीधे ये आरोप लगा रहा हूं। तो ये शक पैदा होता है, बिल्कुल दुरुस्त कहा राजेश त्रिपाठी जी। प्रभात त्रिपाठी, ठीक है। राजेश राय से एक सवाल ले लूं। राजेश जी, जो बात मैं प्रभात जी से पूछ रहा था, कभी आपने ऐसे कोई अपराधी पकड़ने में दबिश दी रात में 1 बजे 2 बजे, बोले कुछ नहीं माचिस जला के देख लेंगे कहां है टारगेट, ऐसा भी करते हो क्या?
नहीं, एक चीज मैं कल से कह रहा हूँ इस बात को कि जो पुलिस की जो एक जिसे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म जिसे कहते हैं, जिसे व्यावसायिक दक्षता कहते हैं, उसका रत्ती भर पालन नहीं किया गया। बस ये लगा जैसे कि बड़ी बेइज्जती हो गई और चलो बहुत जरूरी है जाके ले आओ, पकड़ के ले आओ जी, नहीं तो मतलब मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं रहेंगे। और 20, 25, 30 पहले 4 थानों की फोर्स इकट्ठा की गई। और जहां तक बात हो रही है मुखबिरी की कि उसके बारे में पता लगा कि वो वहां है कि नहीं है, मुखबिर है थाने, आप ही ने बताया कि 24 घंटे क्या है एसओ को तो मालूम ही है कि विकास दुबे अपने घर पे है। और विकास दुबे को जब उन्होंने सामान रखवाया, सारी चीजें रख ली, तो उनको भी तो आशंका होगी कि इस तरह की बात हो सकती है। और वहां इलाके में थाने में उनका सिपाही दरोगा कोई न कोई तो जरूर, मतलब जब उठना बैठना है, जब सांसद और विधायक के साथ बैठ रहे हैं, थाने में जा रहे हैं, वहां से काम करा के आ रहे हैं, तो उनके आदमी तो वहां पे है ही। तो ये इंफॉर्मेशन तो उनको बिल्कुल मिल गई कि यहाँ से लोग इकट्ठा हो रहे हैं आनंद फानंद में और काफी लंबी चौड़ी मात्रा में फोर्स लेकर के जा रहे हैं वहां पे आपके यहाँ। उन्होंने पूरी प्लानिंग किया और उसने प्लानिंग किया। जो बदमाश है उसने बजाय इसके, यही बात, यही डेयर डेविल वाली बात है, यही हम भी समझ नहीं पा रहे हैं कि अब तक हमेशा का इतिहास ये रहा है, हमेशा जो है ये अनुभव ठीक बात रहे आप ठीक बदमाश को ये मालूम पड़ जाए कि ये स्टोरी थोड़ी गले में नहीं उतर रही, अभी यहाँ अटकी है। मैं गगन से भी एक बात समझ लूं। गगन जी, अच्छा, आईजी रेंज कानपुर अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अग्रवाल साहब, 2 दिन पहले जो एसओ है चौबेपुर के, जिनको अभी निलंबित किया गया, इनके साथ विकास दुबे ने मारपीट की, इनका मोबाइल छीन लिया, राहुल तिवारी को भी मारा और इनको भी मारा। मतलब इससे शर्मनाक कोई हो सकता है कि एसओ थाना इंचार्ज पिट के आ जाए, चुपचाप सो जाए? ऐसी परिस्थिति थी क्या वहां लॉलेसनेस कि कोई एक अपराधी इतना दबंग कि जब चाहे इंस्पेक्टर को चाय पे बुला ले और जब चाहे तो पीट दे? ऐसी दयनीय स्थिति तो मैंने कभी नहीं देखी उत्तर प्रदेश पुलिस की। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह का कृत्य इन थानाध्यक्ष का रहा है, ये उत्तर प्रदेश की छवि के प्रतिकूल है जी। उत्तर प्रदेश पुलिस एक आदर्श पुलिस है और पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में उसका नाम है। और जिस प्रकार से ये थानाध्यक्ष मुठभेड़ के दौरान जो है वहां से भाग खड़े हुए, एक भी गोली इनके द्वारा नहीं चलाई गई, जबकि इनके क्षेत्राधिकारी डिप्टी एसपी वहां पर अपराधी के बीच घिरे हुए थे और अन्य थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मी गोलियों का शिकार हो रहे थे। इनके द्वारा अपराधियों का मुकाबला नहीं किया गया, मौके से ये भाग खड़े हुए और इसीलिए इनको निलंबित किया जा रहा है। और भी इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जांच के उपरांत की जाएगी यदि आरोप और सिद्ध होंगे। अग्रवाल साहब, एक बात कहूं, चाहे जो कप्तान है कानपुर के या बाकी लोग हैं, डिप्टी एसपीज हैं जिले में, उनको इतनी समझ नहीं थी कि भाई जो थाना इंचार्ज सहर्ष विकास दुबे से मार खा लेता हो, गाली खा लेता हो, उसको मुठभेड़ में ले गए। बताओ ये क्या करेगा मुठभेड़ में? भाई हम लोग भी देख लेते हैं कौन रिपोर्टर क्या काम कर सकता है, उसी को भेजते हैं। आप लोग नहीं देखे? अभी तक जो हम लोगों को जानकारी मिली है और जो बातें निकल करके आ रही है कि जो विकास दुबे और थानाध्यक्ष के बीच में 2 दिन पहले जो भी बातचीत हुई, दुर्व्यवहार हुआ या मारपीट हुई, इस बात को इन्होंने किसी उच्च अधिकारी को नहीं बताया जी। और अगर ये किसी उच्च अधिकारी को बताए होते तो निश्चित रूप से उसी समय कड़ी कार्रवाई की गई होती, लेकिन उस बात को ये छिपाते रहे और इन्होंने छिपाया। और इसीलिए हमारी पुलिस जो सीओ थे, जिनके नेतृत्व में तभी गई थी, अगर उनको ये जानकारी होती तो संभवतः वो और अलर्टनेस के साथ वहां पर गए होते। जी बिल्कुल। इसीलिए इनको जो है दोषी पाते हुए निलंबित किया गया है और भी बिंदुओं पर इनकी जांच हो रही है। मोहित जी, 2 सवाल मेरे जहन में है जो मेरे ख्याल से प्रदेश के आमजन भी जिसको समझना चाहेंगे। एक, इस ढंग की खबर भी ट्रेवल कर रही है एयर में कि लोकल पुलिस ने एसएसपी कानपुर से पीएसी की डिमांड की थी, बट एसएसपी कानपुर ने कहा कि नहीं, थानों की पुलिस ले जाओ, इतनी सफिशिएंट है। क्या ऐसा था?
लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि किसी तरह की डिमांड जो है पीएसी की गई थी। और प्राय जो है दबिश देने के लिए पीएसी जाती भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं कम्युनल प्रॉब्लम होती है या नक्सल एरिया है, आतंकवादी एरिया है, वहीं पर दबिश में पुलिस पीएसी को नॉर्मली हम लोग बेचते हैं जी। अच्छा, एक तो ये बात बहुत ज्यादा सटीक नहीं प्रतीत हो रही है कि पीएसी की मांग की गई होगी। और वैसे भी पर्याप्त फोर्स वहां पर लेकर उनको एसएसपी ने उपलब्ध कराया था। 3 थानों पर फोर्स था, 3 थाना तक थे, कई चौकी इंचार्ज थे और करीब 25 से 30 पुलिसकर्मी थे। तो एक अपराधी को पकड़ने के लिए सामान्य रूप से जब तक की ऐसी जानकारी ना हो कि वहां पर 15-20 लोग 50 हथियार लेकर के खड़े हैं, नॉर्मल अपराधी की दबिश के लिए इतना फोर्स बहुत होता है जो सीओ के नेतृत्व में। तो इस बात की पुलिस को नहीं जानकारी हो पाई कि इस तरह छतों पे चढ़कर के इन्होंने मोर्चा ले रखा है और इसीलिए घटना घटित हो गई। अच्छा मोहित जी, सामान्य प्रैक्टिस ये है, नॉर्मल प्रैक्टिस ये है, जो हम लोगों का अनुभव है, आप लोगों को देखते हैं, जिस ढंग से एक्सपीरियंस गैदर करते हैं कि जिस जहां भी दबिश होनी होती है वहां उसके खबरी भी होते हैं लेकिन पुलिस के भी होते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि रामलाल भी आ गए हैं, बंदूक लिए हैं, छत पे चढ़ गए हैं। ये सामान्य प्रैक्टिस है। जेसीबी लगा के रास्ता रोक दिया है, बाद में पता लगा जी सैकड़ों लोग असली लेके छतों पर चढ़ गए। ये सब 1 मिनट का काम नहीं। तो जब ये सब मेटलाइज हो रहा था जमीन पर, तो पुलिस की इंटेलिजेंस कहां थी उस गांव में? बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं इसमें थाना अध्यक्ष की लापरवाही रही है। इंटेलिजेंस नेटवर्क का फेलियर रहा है कि वहां से वो इंटेलिजेंस नहीं कलेक्ट कर पाए तैयारी की, और इसीलिए हर बिंदु पर जांच हो रही है और इन थाना अध्यक्ष को इसीलिए निलंबित भी कर दिया गया है और भी जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे नहीं, इनको तो जेल भेजो भैया। अच्छा, एक चीज और मैं समझना चाहता हूं आपसे। 8 लोग शहीद हुए हमारे बहादुर जवान, 6 लोग घायल हुए, 8 और 6 14, 50-55 की कुमुक थी, बाकी लोग भाग गए। अन्यथा उन शवों के साथ अपमानित नहीं किया जाता शवों को। एक जो किया गया मेरी जानकारी है, और असलहा नहीं लूटते। शहीद होना अलग बात है, शव को अपमानित करना नीचे आके किया होगा, छत से तो कर नहीं सकते, असला भी छत से नहीं लूट सकते। ये 36 लोग जो बचे वो इतने कायर और भीरू थे क्या भाग गए अपने साथियों को छोड़कर? मोहित जी। नहीं, बिल्कुल जो इनके इसीलिए जो इन 36 लोग बात कर रहे हैं, इसमें जो लीडर थे जिनके क्षेत्र का ये मामला था, चौबेपुर थाना अध्यक्ष के ही क्षेत्र का मामला था, उन्हीं के क्षेत्र का अपराधी था, तो सबसे पहली जिम्मेदारी इनकी बनती थी कि उस जो 36 सिपाही इनके साथ थे उनको मोटिवेट करते, उनको लीड करते और मुकाबला करते उनको लेकर के। जब ये लीडर ही भाग जाए तो बचे हुए सिपाही भी मुकाबला नहीं करे, तो इसीलिए सबसे पहली कार्रवाई इनके ऊपर की गई। अच्छा, एक बात कही अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब, एक बात कही जा रही है कि अंधेरा बहुत था। मैंने कल डीजीपी ऑफिस से जो कम्युनिके जारी हुआ उसको भी बहुत रिलीजियसली पढ़ा, थॉरोली पढ़ा, और बार बार ये बात कही कि अंधेरा बहुत था। स्वाभाविक है, 1 बजे दबिश डालने जाएंगे तो उजाला नहीं मिलेगा रात में, ये तो पहले से पता था। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस थी नहीं कि नहीं इसके लिए मीटिंग बुलानी थी, हाई लेवल फिर तय करना था कि अंधेरा मिलेगा 1 बजे रात में कि नहीं। बोले जी वो लोग ऊपर थे, हम तो देख ही नहीं पा रहे थे। तो क्या माचिस जला के मुठभेड़ करने गई थी ये टीम? इसको समझ नहीं थी कि सर्च लाइट होना चाहिए, एक छोटा जनसेट होना चाहिए गाड़ी में। बिंदु आप उठा रहे हैं, बिंदु हमारे जांच के बिंदु हैं कि कब लापरवाही रही, और अभी हमारी पूरी एनर्जी लगी है कि जो काफी आगे हुए हैं इन सबको हम लोग पकड़े, गिरफ्तार करें। हमारी टीमें जो है प्रदेश के बाहर हर जगह काम कर रही है, तो ये सब हम लोग बैठ करके इसको एनालाइज करेंगे कि किस स्तर पर लापरवाही हुई, कहाँ करने हुई, कहाँ पुलिस जो है आकलन करने में हुई, पर कार्रवाई भी होगी लापरवाही को, और आगे के लिए एक नेशनल में पुलिस ना करती है इस तरह की जो है। मोहित जी, विकास की गर्दन और पुलिस के हाथ कितनी दूरी है अभी? अब देखिए, ये पुलिस पूरी तरह से इसी काम में लगी है और हमारा पूरा कानपुर 41 थानाध्यक्ष और सभी अधिकारी इसी की गर्दन को पकड़ने के लिए लगे, तो मुझे ये हमारी गिरफ्त में होगा। जी, थैंक यू सो मच मोहित अग्रवाल, थैंक यू सो मच। राजेश राय जी, आपने आईजी कानपुर जोन को सुना, प्रभात जी आपने भी सुना? जी जी।
राजेश राय, पहले आप बताइए क्या समझ आई बात, कहां क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है? जो बातें हम लोगों ने उठाई उनको उन्होंने माना है कि हाँ ये लैप्सेस हैं, इसका मतलब हम लोग सही सोच रहे थे। जितने सवालों पर हम लोग कल से बहस कर रहे हैं वो बातें आईजी ने मानी कि हाँ भाई ये गलतियां थी। जी राजेश जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप जी। नहीं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एक बात तो देखिए बड़ी स्पष्ट हो गई कि जिसके बारे में ये कयास लगाए जा रहे थे, विकास दुबे के साथ मारपीट छीना झपटी जो उनके साथ हुआ है वो हुआ जरूर है जी। उन्होंने उसको पीने की कोशिश की, वो पी नहीं पाए। मेरा अपना विचार है जिसकी बात को हो सकता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं उसको बचाने की कोशिश की जाती है पुलिस में, थोड़ा सा उसको कवर अप करने की। लेकिन जो उनके साथ मारपीट हुई है और मारपीट के साथ में जो मोबाइल छीनने की बात हो रही है, मोबाइल छीनने तक की बात पे ये दोबारा दबिश 50 लोग थी, क्योंकि एसओ के लिए मोबाइल का कोई माने नहीं है। नहीं, मोबाइल तो किसी को बोल देगा वो दे जाएगा। हाँ वो तो खैर सिपाही को बोल देगा तो वो मोबाइल 2 मिनट में पैदा कर देगा, ये तो हम जानते हैं। ठीक बात है। प्रभात त्रिपाठी ब्रेक लेना है। एक बार का मुझे उदाहरण याद है, गाजियाबाद में जहां मैं रहता था पहले, वैशाली में, वहां एक इंस्पेक्टर कुछ रुपया वसूली के चक्कर में आया मेरे पड़ोस वाले अपार्टमेंट में, रात में दारू पी के। एक सिपाही पीछे बैठा तो चिल्लाने लगा, गाली वाली देने लगा। मैं उस जल्दी घर आ गया था, गलती से कुछ तबीयत ढीली थी, तो मैं बाहर निकला तो मुझे उसकी आवाज, चेहरा कुछ दिखाई दिया। तो मैंने उससे कहा कि भाई यादव तुम यहां कैसे? तो वो मोटरसाइकिल बिल्कुल 380 डिग्री घुमा के भागा। जी। उसकी टोपी गिर गई, राजकीय टोपी। मैंने टोपी उठा के अंदर रख ली। अगले दिन सुबह 7 बजे मेरे घर आ गया और रोए गिड़गिड़ाए कि भाई साहब टोपी दे दो। मैंने टोपी दूसरी खरीद ली। टोपी में क्या, मैंने कहा मैं कप्तान को दे दूंगा टोपी और पूछूंगा कि ये मेरे पास कैसे आई, पूछो उसको बुला के। मुझे लगता है मामला मोबाइल का नहीं, कुछ और चीजें भी छिनी होंगी। प्रभात जी, अमिताभ जी, आपने जितने सवाल आईजी साहब से पूछे और वाजिब सवाल आपने पूछे कि वो 36 क्यों भाग गए थे, हाँ वो बड़ा सवाल है। बात का है, ये मोबाइल का मसला नहीं है जी। ये कोई मसला, बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है ये, क्योंकि मोबाइल छीनने के मसले से इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती है जी। आपने 36 लोग जो भाग गए उन पे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्या 50 लोग गए थे वहां पे दबिश देने के लिए? तो 36 लोग जब भाग गए तो आखिर वो अपने उन जाबाज लोगों को शहीद होने के लिए छोड़ गए? तो ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। और आज चौबेपुर एसओ के ऊपर जो भूमिका तय की जा रही है, मेरा ये कहना है कि पुलिस की जो थ्योरी होती है, कहीं ऐसा ना हो ये इन्वेस्टिगेशन कहीं दूसरी दिशा में जा रही हो। और मैं तो अपील करूंगा, मैं तो कहूंगा एक पत्रकार होने के नाते कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर देश की जनता को एक निष्पक्ष संदेश देना चाहते हैं और पुलिस का इकबाल बुलंद करना चाहते हैं कि सबसे बड़ा पुलिस का मनोबल जो आज टूटा है वो सबसे बड़ी घटना है प्रदेश के अंदर, और अगर पुलिस के मनोबल को नहीं बढ़ाया जाएगा और अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे इस समाज में और अपराधी पैदा होंगे। ठीक बात है। प्रभात जी, एक ब्रेक लेने का मुझे बार बार इशारा पंकज जी कर रहे हैं, इनका आदेश मानना बहुत जरूरी है भाई, सूत्रधार यही है। कानपुर की असल कहानी सामने आ रही है, विकास दुबे की असल कहानी सामने आ रही है और पुलिस की कहानी भी। अमिताभ जी के पास सीधे हम चल रहे हैं। अमिताभ जी, एक ब्रेकिंग अभी हमने चलाई, सरेंडर करने की फिराक में है अपराधी। मुझे लगता है अगर विकास दुबे सरेंडर कर पाया तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये दूसरा शर्मनाक अध्याय होगा। एक कल हुआ और एक वो दिन होगा। अब सरेंडर की स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक सरेंडर हमको याद है विकास ने किया था, कानपुर जिले का हर पार्टी का नेता गया था माला लेके उसके साथ कचहरी। वैसे ही ड्रामा होगा क्या? सरेंडर वरेंडर का मामला नहीं चलता। अब ये प्रदेश को मंजूर नहीं होगा, देश को मंजूर नहीं होगा। 8 बहादुर जवानों ने कुर्बानी दी है। मैं गगन से एक बात समझ लूं, गगन लगातार फील्ड में है। गगन, हम लोगों ने कल से आज तक जितने सवाल उठाए उन पर
जिस इलाके की घटना है उस इलाके के सबसे बड़े पुलिस के अधिकारी आईजी कानपुर, उन्होंने लगभग वही जवाब दिए जो बातें हम लोग कल से आज तक कह रहे थे। हमारी एक भी आशंका खारिज नहीं हुई। मैं ये समझना चाह रहा हूं आप वहां फील्ड में क्या स्मेल कर पा रहे हैं। 50 लोगों की टीम गई, रिकॉर्ड में है 50-55 लोगों की। 8 लोग शहीद हुए, 6 लोग घायल हुए, 8 और 6 14। जो 35, 36, 38, 40 जो भी बचे वो इसका मतलब इतने कायर और भीरू थे कि भाग गए। कॉलेज के लड़के भी कहीं लड़ने जाते हैं तो नहीं भागते हैं, एक दूसरे के सिर फोड़ देते हैं, लेकिन खड़े रहते हैं। ये पुलिस में कैसी ट्रेनिंग लिए थे ये लोग? बिल्कुल अमिताभ जी, अगर हम इस घटना से ऊपर अगर जाएं तो ये बात जियाउल हक की जब हत्या हुई थी कुंडा में, वहां पर भी उनके जो गनर थे वो छोड़कर भाग गए थे, बल्कि उन गनर के पास अत्याधुनिक हथियार थे, उसके बावजूद वो वहां से भाग गए। जवाहर बाग में जब मुकुल द्विवेदी मारे गए, उनके साथ भी पूरी फौज थी, वो भाग गई। और अब जब सबसे बड़ा पुलिस हत्याकांड हुआ है उत्तर प्रदेश में, तब ये हालात हैं कि वहां पर 50 लोगों की टीम जाती है, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं, 5 पुलिसकर्मी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और बाकी वहां पर छोड़ के भाग जाते हैं। वो भी तब जब उनके पास AK-47 फाइट राइफल थी, उनके पास एनसॉन राइफल थी, यानी कि अत्याधुनिक हथियार होने के बावजूद वो वहां पर हथियार छोड़कर भाग जाते हैं। यानी कि उन्होंने विकास दुबे को खुली दावत दे दी कि आइए आप हमारे साथियों को मारिए और हमारे हथियार चोरी करके ले जाइए। दूसरी बात अमिताभ सर, जो एनकाउंटर की तैयारियों की बात करें तो आपको याद होगा कि संभल में जब एक बार एनकाउंटर करने पुलिस पहुंची तो वहां पर ठाए ठाए करके बोलकर पिस्टल नहीं चली तो ठाए ठाए करके अपराधियों को भगाया गया। यानी कि एनकाउंटर से पहले पुलिस की तैयारियां क्या होती हैं वो मौके मौके पर पुलिस दिखाती रहती है, तो वो तैयारी कानपुर में भी थी। साफ तौर पे अभी आईजी साहब ने कहा कि उनसे PSC की मांग की नहीं गई थी, उनको कोई जानकारी नहीं थी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब DSP वहां पर जा रहा हो तो अपनी एक बड़ी फौज लेके जाएगा, क्योंकि DSP कम से कम 3 थानों का तो इंचार्ज होता ही, 3 थाने के पुलिस तो वहां पर थी, और साथ में साथ वो PSC बटालियन जरूर साथ में ले जाता अगर उसको लगता कि वहां पर ऐसे हालात हैं या उसका इतिहास ऐसा है। तो मान सकते हैं कि मांग की गई थी। रात का हवाला देकर ये हो सकता है कि शायद रात का हवाला देकर PSC मूव ना कराई गई हो, लेकिन तैयारियां अधूरी थी। जो उनके सहयोगी थे, जो पुलिसकर्मियों के सहयोगी थे, जिनके बलबूते में पूरी फौज एकता होकर गई थी, वो वहां पर धोखा दे गई और वो वहां पर भाग गई। सबसे बड़ी बात है, जिसके थाना क्षेत्र का मामला था वो पूरी थाना अरे भाई उनकी क्या कहो, सिपाही इंस्पेक्टर वो थे, वो मारपीट से इम्यून थे, मारपीट के अभ्यस्त थे। कभी इस गाल पर चटाक, कभी उस गाल पर चटाक, कभी पेट में लात, कभी सिर में थप्पड़। वो तो बेचारे मारपीट के अभ्यस्त थे इंस्पेक्टर। मतलब हफ्ते में 2-4 बार लुटे पीटे नहीं तो उनको भी हजम नहीं होता था खाना। उनका चरित्र तो समझ आ गया जी। हाँ गगन, अमिताभ सर, राजेश सर कह रहे थे कि राहुल को लेकर वो दबिश मारने गए थे, तो शायद राजेश सर थोड़ा सा त्रुटि हो रही है उनसे कि जब कोई आरोपी अगर FIR दर्ज कराने जा रहा है तो पुलिस आरोपी को लेकर, वो भी 307 के मामले में, दबिश देने नहीं जाती है। जो हमारे सूत्र हैं वो सिर्फ केवल विनय तिवारी, राहुल तिवारी को लेकर विकास दुबे के घर इसलिए गए थे कि आपने जो इसके साथ बदतमीजी की है तो उसको माफ कर दीजिए, सुलह कर लीजिए, वो अपना रास्ता पकड़ेगा और आप अपना रास्ता पकड़िए। इससे सिर्फ विकास दुबे नाराज हुआ था, किसी प्रकार की दबिश देने नहीं गया था। तो विनय तिवारी साफ तौर पे सॉफ्ट कॉर्नर था विकास दुबे के प्रति। विकास दुबे के दरबारी थे, वो निजी आदमी थे, वो लातखोर थे, करते थे पूरी फौज के साथ। ठीक है गगन, वो लातखोर थे। मुझे लगता है ये ज्यादा विश्लेषण ठीक है, लातखोर थाना इंचार्ज। ठीक है राजेश राय, एक चीज मुझे समझाइए, आप फोर्स में रहे हैं, IPS हैं, ऐसी दबिशों में, ऐसी मुठभेड़ों में जो फोर्स के लोग भाग जाते हैं पीठ दिखा के, उनके खिलाफ जांच पड़ताल, सजा का कोई जुर्माना, हर्जाना, कोई व्यवस्था है पुलिस के प्रोटोकॉल में या नहीं? या ऐसे ही छोड़ देते, बोले ठीक है भाग गए, कोई नहीं, तुम कप्तान बने रहो, तुम SO बने रहो, तुम दरोगा बने रहो और मौज लेते रहो, और अगली मुठभेड़ में फिर भाग जाना? कोई व्यवस्था है कि नहीं?
बिल्कुल व्यवस्था है। जो लोग ऐसे भाग जाते हैं उनके खिलाफ कावड़िस की कार्रवाई होती है, और व्यवस्था ये भी है, तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद जो वहां मुरादाबाद के डीआईजी थे उनको छोड़ करके डीएम और पूरा उनके गनर सब लोग भाग गए थे, किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। तो ये निर्भर करता है, लेकिन हाँ इसमें कार्रवाई होती है और होनी भी चाहिए कार्रवाई। यहाँ की परिस्थितियां जो है उसमें बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे भी आईजी साहब ने कहा कि जो उनके नेता थे, अब नेता माने एसओ, नेता यहाँ पर, हालांकि नेता यहाँ पर एसओ नहीं था, ये दबिश जो है वो सर्किल ऑफिसर के नेतृत्व में थी। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं, जो उस थाने की, जो चौबेपुर थाना था, उस थाने की सारी टोपोग्राफी, उस गांव के बारे में सारी जानकारी, उसकी पल पल की हर चीज की जानकारी जो कुछ भी थी वो एसओ के पास थी। तो एसओ को इस बीच में इस बात में लीड लेनी चाहिए थी, चीजों कराना चाहिए था, किधर से जाना है, किधर का रास्ता है, किधर से निकले। इधर अगर जेसीबी लगी है तो पीछे लौट चलते हैं, आगे जाकर के दूसरी तरफ से आते हैं, पीछे से घेर लेंगे, अंधेरे में यहाँ हम लगा। लेकिन वहां तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। वो लगा जैसे कि लोगों को ये मालूम था कि जब हम 50 लोग लेके जाएंगे बस हम खड़े होंगे और उसके बाद वो हमारे पैरों पे गिर पड़ेंगे कि चलो, और हमको पीटते हुए ले आएंगे। ऐसा तो गलतफहमी भाई कैसे बताऊं, नशा करने के अलावा कोई स्थिति में आप ऐसी गलतफहमी पाल ही नहीं सकते। 11 बार भी पुलिस वहां पीट चुकी थी राजेश राय। पिछले 15-20 सालों में, 1 मिनट सुनो, पिछले 15-20 सालों में उसी गांव में विकास के ही पराक्रम से 10-12 बार पुलिस पिट चुकी थी ऑलरेडी। तो ऐसी गलतफहमी कैसे पाल ली? ये अकेला दरोगा ये इंस्पेक्टर लातखोर नहीं था, वहां जितने रहे इंस्पेक्टर वो सब लात खाते रहे। जी लोग गए थे वहां पे, उस तरीके से अगर प्रॉपर तैयारी होती तो, और थाना अध्यक्ष इनके पक्ष में होता, तो मैं समझता हूं पहले वो वहां से अपने लोगों से वहां की सिचुएशन के बारे में जानकारी करता, अपने जो चौकीदार है उसको बाहर बुलाता, गांव के बाहर फोन है उसके पास, बाहर आता क्या स्थिति है, उनके यहाँ कोई है तो नहीं, मेहमान तो नहीं है, बंदूक तो लेके नहीं बैठे। वहां तो कुछ हुआ ही नहीं, वहां तो सीधे जेसीबी के पास पहुंचे और तो योजना थी वो। ये कथा बड़ी विचित्र है, ये चलचित्र बड़ा अजीब है। मैं प्रभात त्रिपाठी के पास एक सवाल लेके चलूंगा। प्रभात त्रिपाठी, मुझसे कल चौबेपुर इलाके के ही एक मेरे मित्र ने कहा, टेलीफोन किया, इसी पर चर्चा होने लगी। उन्होंने एक बात कही, सच झूठ मैं जानता नहीं क्योंकि मैं तो विकास से कभी मिला नहीं। उन्होंने कहा कि भैया आपको पता है एक अजब बात। मैंने कहा बताओ। बोले विकास के दोनों पैरों में समस्या है, विकास ना कूद सकता है ना पैदल भाग सकता है। और वो विकास के मतलब करीब से जानने समझने वाले लोग हैं। अब सवाल उठता है, जो भाग कूद नहीं सकता छत से, जो खेत में दौड़ नहीं सकता, जिसके पैरों में प्रॉब्लम है, एक्यूट प्रॉब्लम है, परसिस्ट कर रही है प्रॉब्लम, वो आदमी इस भीषण गोलीबारी में गायब कैसे हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास पहले ही निकल लिया था गाड़ी में बैठ के? बहुत सही, क्योंकि उस वक्त तो नहीं निकल सकता, उस वक्त तो नहीं निकल सकता किसी सूरत में आदमी, ना गाड़ी मूव कर सकती। अमिताभ जी, आपने बहुत सही सवाल उठाया। मेरे मन में भी एक बात आ रही थी कि इतना बड़ा हत्याकांड हो गया और कोई आदमी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, और बॉर्डर सील करने के बाद वो जमीन क्या निकल गई। मेरा ये मानना है कि विकास जिस तरीके से युवाओं की फौज तैयार करता था और ब्राह्मण वर्ग में उसने एक संदेश दे रखा था। नहीं, सबसे ज्यादा ब्राह्मण मारे, त्रिपाठी जी ये नहीं कहो, सबसे ज्यादा ब्राह्मण मारे विकास ने, सबसे ज्यादा ब्राह्मण मारे। और कल जो 8 शहीद हुए उसमें 3 ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण वाली बात नहीं चलेगी। नहीं मारे नहीं, निश्चित तौर पे नहीं। मैं आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि विकास उस गांव के आसपास, उसी क्षेत्र के आसपास ही मौजूद होगा, या तो फिर विकास उस हत्याकांड में उस समय मौजूद नहीं रहा होगा, पहले निकल गया होगा। लेकिन जब वो वहां मौजूद था और 15-20 लोग अपराधियों के साथ वो लीड कर रहा था और चल नहीं पा रहा है, तो मेरा ये एक जो शक है कि गांव के आसपास अगर वहां पे जो वहां के ग्रामीण लोग उसको बचा रहे हैं, गांव के लोग उसको बचा रहे हैं, कहीं ना कहीं विकास अगर सरेंडर करने जाता है तो ये पुलिस के लिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि पुलिस के लिए शर्मनाक घटना है।
वो आतंकवादी जैसी उसने घटना की है, उसका सरेंडर इलाज नहीं है। और जो व्यक्ति इस तरीके का अगर अपराध करता है तो उसकी एक ही जगह है। योगी जी कहते हैं कि अपराधियों की एक ही जगह है, तो इस अपराधी के साथ भी वही सलूक होना चाहिए। पुलिस का मनोबल तभी बढ़ेगा। सरेंडर अगर इस अपराधी ने कर दिया तो मेरा यह मानना है कहीं ना कहीं उसको कोई राजनीतिक संरक्षण मिला है, और राजनीतिक संरक्षण की वजह से वो 35 घंटे से बचा हुआ है। कोई जमीन उसको निगल नहीं जाएगी। ठीक बात है, क्षेत्र के आसपास जमीन तो किसी को नहीं निगलती भाई। उसी शिवली का डॉन है वो। सवाल जायज है त्रिपाठी जी, थोड़ा वक्त इजाजत नहीं दे रहा है आगे आपसे बात कर पाए। अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं। अमिताभ जी, लास्ट कमेंट। मैं वही बात अंत में कहूंगा, बाकी कहानी पर हम लोगों ने चर्चा कर ही ली जी। भविष्य के लिए एक बात कहूंगा उत्तर प्रदेश शासन को संदर्भित करके, अगर विकास दुबे सरेंडर करने में सफल हो जाता है तो इसका सीधा सीधा संदेश जनता में जाएगा कि इस कुख्यात दुर्दांत मनबड़ अपराधी को व्यवस्था चलाने वाले लोगों का संरक्षण हासिल है, वो चाहे राजनीतिक लोग हो चाहे नौकरशाह हो। विकास दुबे अपनी हैसियत में अब संरक्षण नहीं, अब सरेंडर नहीं कर सकता। 100 मूल का हो जाए तो भी सरेंडर की हैसियत नहीं जुटा सकता। अगर सरेंडर में सफल हुआ तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। फिर कोई प्रदेश में यह नहीं मानेगा कि नहीं विकास चतुर इतना था कि सरेंडर कर गया अचानक से। नहीं नहीं नहीं। और एक बात ताकि सनद रहे, जी, दीवार पर लिख के जाता हूं, विकास का जब पहले सरेंडर हुआ था, जब जिले भर के कांग्रेसी, भाजपाई, सपाई, बसपाई सब गए थे चरण छूने उसके कचहरी में, वो एक बड़े नेता की गाड़ी में बैठ के गया था सरेंडर करने। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं? 2 सिटिंग एमएलए उत्तर प्रदेश विधानसभा के थाने में दिन भर धरने पर बैठे थे कि विकास का एनकाउंटर नहीं हो सकता। क्या ये सच नहीं है? एक सांसद, 4 पूर्व सांसद, 3 पूर्व विधायक, 2 विधायक और 1 एमएलसी आज के, जिन पर यह आरोप है कि उनकी सरपरस्ती विकास को हासिल है। हर पार्टी के लोग हैं उसमें। इसलिए ये सरेंडर की थ्योरी नहीं चलने वाली। अब उसकी जगह वही है। मुख्यमंत्री जी ने एक बार ठीक बात कही थी, कैसे लोगों को एक ही स्थान है वहीं भेजो। आज वो वाक्य कसौटी पर है। इन 8 कुर्बानियों का इतना सिला तो मिलना ही चाहिए। और एक बात मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस के मुखिया से कहूंगा, अवस्थी जी से, अवस्थी जी, पुलिस में आमूल चूल बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। कॉस्मेटिक सर्जरी से काम नहीं चलेगा, बाईपास से भी काम नहीं चलेगा। ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी पुलिस की, ओपन हार्ट सर्जरी पूरे सिस्टम की। 36 लोग भाग गए, इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? ये वहां लड़ने गए थे कि कथा भागवत में गए थे? ये बहादुरी की मिसाल देंगे? एक खबर मुझको विचलित कर रही है। एक शहीद के साथ, उसके शव के साथ भी बर्बरता की गई है। जाके पता कर लीजिएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं वहां से, गांव से। 36 लोग जिंदा थे, फिर हमारे जवान के शव के साथ कैसे बर्बरता हो गई? और उनके पास असला थे, जो गगन बता रहा, AK-47 था, इंसास राइफल थी, सक्षम हथियार थे। और मजे की बात राजेश बाबू, मजे की बात एक और है जिसमें समापन करता हूं, वो बात कह के, गंगा में खड़े हो जाएं सब लोग और कहें कि नहीं यही थ्योरी ठीक है, मैं नहीं मान सकता। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोली चली, नीचे से भी चली होंगी, ऊपर से भी चली होंगी, मैं मान के चलता हूं। मुठभेड़ का मतलब यही, ठीक जी। इधर 8 मर गए, 6 घायल। जो बच गए वो अपनी किस्मत से ही बचे ना, यानी आपने तो पूरा काम कर दिया।
और जो बताया जा रहा है कि 60-70 लोगों ने घेर लिया था छतों से, हमारी पुलिस की गोली से लोग 2-4-5 तो नीचे टपकते, एक भी नहीं मरा। और जो नीचे आए असलहा लेने, जिन्होंने सटा के गोली मारी, खटिया पर गिरा के सीओ को, वो तो नीचे आए थे ना। जो आपकी AK-47 इंसास और 2 रिवॉल्वर सब लूट के ले गए, वो तक नहीं मरे। तो ये सुतली बम लेके गए थे क्या? ये चिटपुटिया पटाखे लेके गए थे जो हम लोग जब 10-5 साल के थे तो चलाते दिवाली पे, वो लेके गए थे क्या? बात वो बताइए जिस पर प्रदेश भरोसा करे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात त्रिपाठी जी आपका, राजेश राय जी आपका, गगन बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया, मोहित अग्रवाल IG रेंज कानपुर हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पन्ने दर पन्ने जब पलटेंगे विकास की तो अलग अलग कहानियां निकलकर सामने आएंगी। सबका हाथ विकास के साथ रहा, सियासी रसूख किस तरीके से था, कानपुर शूटआउट से पहले और बाद की कहानी हम सबके सामने है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं, ये सच्चाई है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।